अस्सलाम चलें जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ बायोरेमेडिएशन। हम लोगों ने बायोरेमेडिएशन को डिफाइन किया था कि बायोस मतलब लाइफ, इसके अंदर हम लोग कह देते हैं जी के लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड आता है, और रेमिडिएशन हम लोग कह देते हैं जी के टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करे, इन्वायरमेंट में आए लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, उसे हम लोग बायो रेमिडिएशन का नाम दे देते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अमूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी ये बातें। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो बायो रेमिडिएशन है, असल में ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास एल्गी फंजाई वगैरह हो सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट्स हो सकते हैं। इनको यूज करते हुए हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन को खत्म कर दें, तो इसे हम लोग बायो रेमिडिएशन का नाम दे देते हैं। हम लोगों ने फिर एक एग्जांपल भी ली थी कि कोई एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन मौजूद है। इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हम लोग वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बैक्टीरिया वहां से पोल्यूटेंट को डिग्रेड पहले अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का हिस्सा बनाते हैं। हिस्सा बनाने के बाद उसे डिग्रेड करते हैं और उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसे वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बना देते हैं, और बाद में जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है वो साफ हो जाता है। तो इसे हम लोग बायो रेमिडिएशन का नाम दे देते हैं। फिर हम लोगों ने मतलब पढ़ा था कि रेमिड बायो रेमिडिएशन और बायो रेमिडिएटर्स क्या हैं। हम लोग कह देते हैं कि बायो रेमिडिएशन वो चीज है जिस ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी सॉइल से या ग्राउंड वाटर से पोल्यूशन को खत्म करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए। और बायो रेमिडिएटर्स हम लोग कह देते थे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो किसी इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन को खत्म कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग बायो रेमिडिएटर्स कह देते हैं। अब हम लोगों ने इनके फंक्शन का भी कल जिक्र किया था कि ये उस इन्वायरमेंट में जैसे ही हम लोग इन्हें ऐड करते हैं, वहां पर से ये जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है या कंटेमिनेशन वगैरह है, उसे अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसे एज अ फ्रॉक फूड के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसे डाइजेस्टिबल एनर्जी बनाते हैं, डाइजेस्टिबल एनर्जी के बाद उसे मेटाबॉलिक एनर्जी बनाते हैं, और जैसे ही वो उसकी मेटाबॉलिक एनर्जी बनती है तो उसमें से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। और वो एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, वाटर वगैरह हो सकते हैं। तो इनको हम लोग बायो रेमिडिएटर्स का नाम दे देते हैं। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि कॉन्सेप्ट क्या है बायो रेमिडिएशन का। तो हम लोगों ने कहा था कि किसी इन्वायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए हम लोग बहुत ज्यादा मिकदार में पोल्यूशन को खत्म करते हैं। इसे हम लोग बायो रेमिडिएशन कह देते हैं। अब इसके लिए हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं। बैक्टीरिया जो है एरोबिक हो सकते हैं या एनारोबिक हो सकते हैं, फंजाई हो सकती हैं। इन्हें यूज करके हम लोग बायो रेमिडिएशन परफॉर्म कर सकते हैं, या एक्टिनोमाइसीटीज हो सकते हैं, इन्हें यूज करके हम लोग बायो रेमिडिएशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बातें पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो रेमिडिएशन क्या है, ये कैसे होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया जी कि अगर कोई इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, हम लोगों ने गार्बेज का जिक्र किया था, किसी एरिया के अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है और हम लोग उसके ऊपर जो है मतलब वहां चंद एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो वो उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहां से पोल्यूशन को खत्म कर देते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था कि बायो रेमिडिएशन कैसे वर्क करती है। जैसे जैसे मतलब हमारे पास पोल्यूशन की मिकदार ज्यादा होती है, तो माइक्रोब्स जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर होती जाती है। और जैसे ही कंटेमिनेंट की मतलब पोल्यूशन की मिकदार कम हो जाती है, तो ये माइक्रोब्स की तादाद में कमी आना शुरू हो जाती है, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो ये हम लोगों ने एक डायरेक्टली रिलेशन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो रेमिडिएशन एक ट्रिपल कॉर्नर प्रोसेस है। मतलब पोल्यूटेंट है तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, अगर हम लोग वहां ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के अंदर से पोल्यूटेंट को खत्म कर देते हैं। तो ये बायो रेमिडिएशन एक ट्रिपल कॉर्नर प्रोसेस है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वर्क कैसे करता है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोग जो बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनकी एफिकेसी का हमें पता होना चाहिए। वो कम वक्त में ज्यादा उनकी तादाद हो, उनकी ग्रोथ में रैपिडली इंक्रीज हो, उनकी मतलब स्ट्रेंथ वगैरह जल्दी इंक्रीज हो, तो ये हम लोग कह देते हैं कि ये रैपिडली अच्छे से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था
कि ये जो है इनके अंदर हम लोग वक्त के मुताबिक अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा जो बैक्टीरिया हम लोग उस इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उनके लिए हमें कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। आज आज हम लोग उन असेंशियल रिक्वायरमेंट का जिक्र करेंगे। तो ये लिखा हुआ है असेंशियल फैक्टर्स फॉर माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें माइक्रोबियल पॉपुलेशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर पॉपुलेशन की तादाद कम है तो इतनी जल्दी वो जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है या कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट है उसके अंदर से पोल्यूशन खत्म ही नहीं हो सकेगी। इसलिए कहा जाता है कि सुइटेबल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एक खास तरह के ऑर्गेनिज्म है जो उस इन्वायरमेंट के साथ सुइटेबल है उनको हम लोग इस्तेमाल करें। वो ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के अंदर से जितना भी कंटेमिनेटेड एरिया है या जितनी भी कंटेमिनेशन है उसे इजीली बायोडिग्रेड कर सके। तो और इजीली बायोडिग्रेड करने के बाद उनकी पॉपुलेशन में वक्त के मुताबिक इंक्रीज आए और जैसे ही कंटेमिनेशन कम हो जाए उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। तो ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन एक फैक्टर है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन एक फैक्टर है जो कि माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन का जिक्र करें तो ये जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो तो वहां तो बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि 2% मतलब ऑक्सीजन गैस, अगर ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो एरोबिक बायोडिग्रेडेशन इजीली होगी। और एरोबिक बायोडिग्रेडेशन इजीली होने की बिना पर वहां पर जितनी भी पोल्यूशन मौजूद है वो इजीली खत्म हो जाएगी। दूसरा अगर हम लोग देखें नंबर 3 पे है वाटर कंटेंट्स। अब कहा जाता है जी कि जो सॉइल मॉइस्चर है जहां पर मतलब गार्बेज वगैरह मौजूद है उस सॉइल की एबिलिटी हो कि वो 50 टू 70% मॉइस्चर विद होल्डिंग कैपेसिटी रखती हो। और वहां पर वाटर कंटेंट की जो मौजूदगी है वो 40 टू 60% हो। यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है कि वाटर कंटेंट की मौजूदगी कितनी हो। वाटर कंटेंट 40 टू 60% हो सॉइल के अंदर तो वो इजीली माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन होगी। आप हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब बैक्टीरिया हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहले उस कंटेमिनेंट को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उससे डाइजेस्टिबल एनर्जी बनाते हैं, फिर एंड प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। वो या एंड प्रोडक्ट या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं या वाटर हो सकता है। अब हम लोग जिस सॉइल के अंदर बायोरेमिडिएशन करवा रहे हैं अगर उस सॉइल के अंदर ये एबिलिटी ही ना हो कि वो वाटर को विद होल्ड कर सके तो फिर तो पोल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पहले जस्ट वो गार्बेज पोल्यूशन कर रहा था लेकिन बाद में अगर उस सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं जहाँ गार्बेज पड़ा हुआ है वो सीमेंटेड एरिया है। अब वहां से तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो फिर वहां पोल्यूशन और ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो कहते हैं कि जहां हम लोग माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन करवाना चाहते हैं उधर सॉइल मॉइस्चर जो है 50 टू 70% हो और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 40 टू 60% होगी तो वो हमारे लिए सुइटेबल है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इनफ मिकदार में हो, मतलब ये है कि नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर वगैरह इनकी रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए। अगर इनकी रिक्वायरमेंट में कमी है तो बैक्टीरिया प्रॉपर्ली ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज के लिए वो कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर वगैरह ये वाले न्यूट्रिएंट इनफ मिकदार में मौजूद हैं बैक्टीरिया इजीली ग्रो करेंगे, उनकी पॉपुलेशन में वक्त के मुताबिक इंक्रीज आएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस रैपिडली होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे बायोरेमिडिएशन ज्यादा ही होगी वैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर से कंटेमिनेंट की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए जरूरी है। उसके बाद टेम्परेचर, अब जहां पर वो हम लोग बायोरेमिडिएशन करवाना चाह रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या हो, 0 to 40 डिग्री सेल्सियस उस एरिया का टेम्परेचर हो। अगर इससे अबाउ टेम्परेचर है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इससे बिलो टेम्परेचर है, 0 से बिलो टेम्परेचर होना शुरू हो जाए फिर भी हम लोग जानते हैं जी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कहते हैं 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर मौजूद है तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए जरूरी है।
उसके बाद अगर हम लोग पीएच का जिक्र करें तो उस इन्वायरमेंट की पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 की रेंज में मौजूद होगी। तो ये हमारे लिए असेंशियल फैक्टर्स हैं। असेंशियल फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन के लिए, तो मतलब जहां पर हम लोग माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वहाँ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कैसे हो, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ताकि बैक्टीरिया जो है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली ग्रो कर सकें और वहां पर इन्वायरमेंट को कंटेमिनेंट फ्री कर सकें। तो अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने पहला फैक्टर पढ़ा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन पढ़ी कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है सुटेबल हो, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ी कि 2% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो, वाटर विद होल्डिंग कैपेसिटी हम लोगों ने पढ़ी कि मॉइस्चर कंटेंट 50 to 70% हो और वाटर विद होल्डिंग कैपेसिटी 40 to 60% हो। न्यूट्रिएंट हम लोगों ने पढ़ा कि इनफ मिकदार में न्यूट्रिएंट हो गए तो माइक्रोबियल ग्रोथ इजीली होगी। फिर हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा कि 0 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, इससे अबव हो तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती, इससे बिलो हो फिर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने पीएच पढ़ी, बेस्ट रेंज जो पीएच है 6.5 से 7.5 होनी चाहिए, तो बैक्टीरिया जो है वो इजीली ग्रो कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन के क्या बेनिफिट्स हैं, इनसे हमें क्या फायदा पहुंचता है। तो ये जो बायोरेमिडिएशन है ये एक कैन सेव लाइफ वेब, मतलब ये जिंदगी को महफूज रखने का एक प्रोसेस है। और ये जो है मतलब पोल्यूशन को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट होने से बचाता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि गार्बेज जो है एक एरिया में पड़ा होता है, तो वो जो टीएमए वाले होते हैं वो क्या करते हैं जी, अपने ट्रक में या ट्राली में गार्बेज को वहां से उठाते हैं और उठाते हैं, सॉइल से उठाते हैं और किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहे होते हैं। जब वो दूसरे एरिया में उसे शिफ्ट करते हैं उस दौरान बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है अब वो सॉइल पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन में मतलब कन्वर्ट हो जाती है। सॉइल एक अलग इन्वायरमेंट है, एयर एक अलग इन्वायरमेंट है, वो सॉइल से एयर में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब ये पहले जस्ट सॉइल वाला एरिया पोल्यूटेड था, अब एयर वाला एरिया भी पोल्यूटेड होना शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं कि बायोरेमिडिएशन जहां पर वो चीज मौजूद है, अगर हम लोग वहां वही उसी एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो सिर्फ उसी एरिया के अंदर से पोल्यूशन खत्म हो जाएगी और जो पोल्यूशन है वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट नहीं हो पाएगी। दूसरा वो कह देते हैं बायोरेमिडिएशन कैन often be carried out on a site often without causing a major disruption, मतलब बायोरेमिडिएशन उसी साइट पे करवाई जा सकती है और उस साइट के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस लाए बगैर नॉर्मल एक्टिविटी में, मतलब एक एरिया वहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में पोल्यूशन मौजूद है, गार्बेज पड़ा हुआ है या वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है, हम लोग वहीं पर बायोरेमिडिएशन करवा सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोग वहां से उस पोल्यूटेड एरिया को उठाएं या कंटेमिनेंट्स को उठाएं और किसी दूसरे एरिया में लेके जाके करवाएं। ये इतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है थोड़ा। और दूसरा, इसे शिफ्ट करने के दौरान जो पोल्यूशन है एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो कहते हैं कि जिस एरिया में वो पोल्यूशन या कंटेमिनेंट मौजूद है उसी एरिया में अगर हम लोग बायोरेमिडिएशन करेंगे तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, उससे हमें फायदा हो सकता है। तीसरा ये है कि अब जब मैंने पहले बताया कि गार्बेज को शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करते हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट का अरेंज करने के लिए हमें मतलब इकोनॉमी अपने पैसे वगैरह लगाना पड़ेंगे, तो इससे हमें मतलब नुकसानदेह प्रोसेस है। तो इस चीज से बचने के लिए वो कहते हैं कि हम लोग उसी एरिया में बायोरेमिडिएशन करवाएं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि जहां पर गार्बेज मौजूद है वहां पर ही हम लोग बायोरेमिडिएशन करवा रहे हैं। लेकिन कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि शहर से बाहर शिफ्ट करते हैं गार्बेज को, अब वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आता है, पोल्यूशन एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में भी शिफ्ट होती रहती है। तो इस चीज से बचने के लिए वो कहते हैं जहां पर वो मौजूद है वहां पर ही आप लोग करवा दें। तीसरा, बायोरेमिडिएशन कैन प्रूव लेस एक्सपेंसिव देन अदर टेक्नोलॉजीज, ये बायोरेमिडिएशन जो है लेस एक्सपेंसिव है दूसरी टेक्नोलॉजीज की निस्बत फॉर क्लीन अप ऑफ हैजर्डस वेस्ट, मतलब नुकसानदेह वेस्ट को खत्म करने के लिए, साफ करने के लिए बायोरेमिडिएशन एक लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर हम लोग दूसरे प्रोसेसेस का जिक्र करें, इधर गुजरांवाला में चिया वाली एक एरिया है, वहां पर ये गार्बेज वगैरह से ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो अब उधर चिया वाली एरिया के अंदर अगर बायोरेमिडिएशन मतलब वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लें तो उसकी बायोरेमिडिएशन करना शुरू कर दें तो वो
लेस हज़ार्डस होगा, मतलब उससे इतने ज़्यादा हज़ार्डस केमिकल रिलीज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर वो उसे जला देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से केमिकल जो हैं हमारे एयर का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे बहुत सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग बायो रेमेडिएशन करवाएँ, तो ये लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी रिक्वायर नहीं होती और दूसरा ये एक ही एरिया में हो सकते हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं ये बायो रेमेडिएशन एक लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें ड्रॉबैक्स, ये बायो रेमेडिएशन के अमूमन मेजर कहते हैं हम लोग इन्हें जी के इसके मेजर 2 ड्रॉबैक्स हैं कि ओनली ए फ्यू बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट ऑन ए ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब चंद एक स्पीशीज जो हैं बैक्टीरिया की और फंजाई की, वो बड़े एरिया के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खत्म करने के लिए मतलब यूज की जाती हैं। इसके अलावा कोई दूसरी स्पीशीज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस ड्रॉबैक को हम लोग बाईपास कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं कि हम लोग वो जो पहले से मौजूद हमारे पास बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, उनको इस्तेमाल करें, उनको सिंक्रोनाइज करें कि उनकी बॉडी को यूज करते हुए हम लोग मजीद बैक्टीरिया की स्पीशीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज प्रोड्यूस करें जो कि बायोरेमिडिएशन इजीली प्रोड्यूस करवा सकें। जैसा कि हम लोग कहते हैं कोई जी इन्वायरमेंट है, उसके अंदर 5 स्पीशीज हैं। इकोलाई अमूमन इसके लिए यूज़ किया जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, वो जो जस्ट बायो रेमिडिएशन करवा सकता है। अगर हमें एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया मिले ही ना, तो हम लोग बायो रेमिडिएशन करवा ही नहीं सकते। तो अगर वो कहता है कि हमें मज़ीद स्पीशीज़ बनानी चाहिए ताकि बायो रेमिडिएशन मज़ीद अच्छे तरीके से करवाई जा सके और ये मज़ीद स्पीशीज़ पहले से मौजूद स्पीशीज़ से बनाई जा सकती हैं। मतलब इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की स्पीशीज़ बनाएँ जो कि इजीली बायो रेमिडिएशन करवा सके, तो ये हमारे लिए फिर इस ड्रॉबैक को हम लोग खत्म कर सकते हैं। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब ये नहीं है कि बायो रेमिडिएशन थोड़ी गार्बेज पड़ा हुआ है, उधर हम लोग बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, 2-3 दिन के अंदर वहाँ से कंटामिनेंट खत्म हो गए हैं। नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब इसे साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, 2 महीने, 10 महीने लग सकते हैं या 1 साल, 2 साल लग सकते हैं। तो वो ये कहता है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे अरसे तक रिएक्ट करता है। अब वहाँ सॉइल के अंदर अगर वही गार्बेज सॉइल पे पड़ा रहे, तो उसके अंदर से सीपेज होगी, बारिश हो, सीपेज का प्रोसेस हो, तो वो जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो नीचे हमारे वाटर कॉलम तक चला जाएगा, जिसे हमें हमें जो आजकल फेस करना पड़ रहा है, जी कि पानी साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, तो ये हमें फेस करना पड़ सकता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब ये नहीं है जी कि ये थोड़े वक़्त के अंदर ये प्रोसेस खत्म हो जाए, ये ज़्यादा वक़्त में प्रोसेस होता है। तो इस वजह से हम लोग कह देते हैं ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसके ड्रॉबैक हैं कि पहला ये है कि चंद एक बैक्टीरिया की और फंजाई की स्पीशीज हैं जिन्हें जस्ट यूज किया जा रहा है बायो रेमिडिएशन के लिए, और दूसरा ये है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। पहले को ओवरकम करने का तरीका ये बताया उसने कि अगर हम लोग स्पीशी मौजूद हैं जो जस्ट बायो रेमिडिएशन करवा रही हैं, उन्हें हम लोग इस्तेमाल करें और उनसे मजीद नई स्पीशी बना लें, तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला ड्रॉबैक है उसे हम लोग ओवरकम किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। एक बैक्टीरिया को जितना टाइम रिक्वायर होता है कंटामिनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए, वो उतना ही टाइम लेगा, ना तो उससे कम लेगा ना उससे ज्यादा लेगा। उसके बाद जी, सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉबैक्स हैं कि इन ड्रॉबैक्स के सॉल्यूशन क्या हैं? अगर हम लोग सबसे पहले मैंने ज़िक्र कर दिया जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाएँ और जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हुए हम लोग एक बैक्टीरिया से उसके जीन्स निकालें और किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, मतलब एक बैक्टीरिया जो बायो रेमिडिएशन परफॉर्म कर सकता है, उसके जीन लेकर हम लोग किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर वो जीन इंसर्ट कर दें, तो हम लोग बैक्टीरिया कल्चर करवा के बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ तैयार करवा सकते हैं जो बायो रेमिडिएशन कर सकती हैं। दूसरा जो है, ये हम लोग क्या करें, बैक्टीरिया के साथ जो बायो रेमिडिएशन करता है कोई दूसरी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा दें, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायो रेमिडिएशन करने वाले बैक्टीरिया की हेल्प कर रहे हों, तो उसे भी हम लोग कह देते हैं कि ये इसका ड्रॉबैक है, मतलब सॉल्यूशन है इसके ड्रॉबैक का। तीसरा जो है, इंक्रीज द बायोरेमिडेंट पॉपुलेशन इज द फोर्थ एंड द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग क्या करें कि ये जो बायोरेमिडेशन परफॉर्म करने वाले पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाएं। जैसे जैसे हम लोग उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे बायोरेमिडेशन जल्दी होगी, रैपिडली होगी।
तो ये इसका फोर्थ मतलब सॉल्यूशन है ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने का। हम लोगों ने दो ड्रॉबैक्स पढ़े हैं। एक ये है जी कि सिर्फ चंद एक स्पीशीज ही हैं जो बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ये लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर इनको ओवरकम करने के हम लोगों ने तरीके पढ़े कि हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन की तकनीक यूज करें। जेनेटिक मैनिपुलेशन की तकनीक यूज करते हुए हम लोग बायो रेमिडिएशन की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा तादाद वाले डिफरेंट स्पीशीज तैयार करवा सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो बैक्टीरिया हैं जो बायो रेमिडिएशन करते हैं, इनके साथ अगर हम लोग कोई दूसरे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा दें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी बायो एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें और इजीली सब्सटेंस को कंटेमिनेंट को बायोडिग्रेड करवाना शुरू कर दें, तो ये इस ड्रॉबैक्स का सोल्यूशन है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोग बायोरेमिडिएंट यूज कर रहे हैं, यानी कि जो बायोरेमिडिएटर्स यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया यूज करते हैं या माइक्रोब्स यूज करते हैं, उनकी पॉपुलेशन अगर हम लोग इंक्रीज कर दें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद भी इंक्रीज हो और हम लोग भी आर्टिफिशियली उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज करते जाएं, तो हम लोग बायोरेमिडिएशन को खत्म कर बायोरेमिडिएशन इजीली करवा सकते हैं और किसी भी इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन की क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहले अगर देखा जाए, बायोरेमिडिएशन इज लिमिटेड टू दोज कंपाउंड्स दैट आर बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो बायोरेमिडिएशन है सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए हो सकते हैं जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, लेकिन चंद एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया इजीली बायोडिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी कि मतलब जस्ट वही इन्वायरमेंट या वही कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन फ्री हो सकता है जिसके अंदर बायोडिग्रेडेशन की एबिलिटी हो। मतलब जो कंटेमिनेंट्स बायोडिग्रेड हो सकते हैं उन्हें ही खत्म किया जा सकता है, तो ये एक लिमिटेशन है। इसके अलावा जो कंटेमिनेंट नहीं ब्रेक डाउन हो सकते बैक्टीरिया से, तो वो उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा रहेंगे, वो तो पोल्यूशन काज करते रहेंगे, वो पोल्यूशन में इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। मतलब क्या है, आसान वर्ड में हम लोग कह सकते हैं जी के जो बैक्टीरिया बायोडिग्रेडेशन परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ उसी चीज को खाएंगे जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा उस इन्वायरमेंट के अंदर से किसी भी दूसरी चीज को नहीं खा सकते, उसको बायोडिग्रेड नहीं कर सकते। अब वो जो दूसरी चीज है जिसे बैक्टीरिया बायोडिग्रेड नहीं कर सकते वो इन्वायरमेंट का हिस्सा रहती है और वहाँ पोल्यूशन करती रहती है। दूसरा इसका उसने लिखा है लिमिटेशन, biological process are often highly specific, important side factors required for successful bioremediations। अब ये जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं ये हाईली स्पेसिफिक होता है। मतलब जो हम लोगों ने असेंशियल फैक्टर्स पढ़े हैं, अगर वो फैक्टर्स अबे होंगे, मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन के हवाले से, वाटर के हवाले से, ऑक्सीजन के हवाले से, न्यूट्रिएंट के हवाले से, ये फैक्टर्स अगर ओबे करेंगे तो फिर बायो रेमिडिएशन इजीली हो सकती है। अगर इनमें से किसी एक भी फैक्टर के अंदर कमी आ जाती है तो इन्वायरमेंट के अंदर जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और ग्रोथ कम होने की वजह से कंटेमिनेंट्स जो हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते। इसके अलावा वो कहता है कंटेमिनेंट्स में भी प्रेजेंट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कंटेमिनेंट जो है तीन हालतों में पाए जा सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। जैसी कंटेमिनेंट की हालत होगी उस हालत के लिहाज से अगर माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो फिर बायोरेमिडिएशन हो सकती है इजीली। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा और वो बायोरेमिडिएशन इजीली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें कुछ जी इसके डिसएडवांटेजेस हैं बायोरेमिडिएशन के, सबसे पहला ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दूसरे केमिकल या फिजिकल चीज़ों से अगर हम लोग इसे कंपैरिजन करें, मतलब कंपैरिजन कैसे करवा रहे हैं जी के एक तीन हम लोग ले लेते हैं जी, गार्बेज के ढेर हैं, एक के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी केमिकल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो सारे के सारे गार्बेज को इजीली रिमूव कर देता है। दूसरा फिजिकल है कि हम लोग उसे या तो किसी मशीनरी की मदद से क्रश एंड ग्राइंड करके खत्म कर सकते हैं, तो ये क्रश एंड ग्राइंड करना भी कम वक्त में हो जाता है। केमिकल की मदद से भी उसे मतलब डिग्रेड इजीली किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग बायो रेमिडिएशन का जिक्र करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
दूसरा अगर हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखें, बायोरेमिडिएशन डज नॉट ट्रीट इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। बायोरेमिडिएशन जो है ये इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट को नहीं ट्रीट कर सकती। कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे भी बायोरेमिडिएशन नहीं करवाई जा सकती। तीसरा अगर देखें, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर कंटामिनेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये हमें पता चलना कि जी हम लोग किसी इन्वायरमेंट के अंदर बायोरेमिडिएशन करवा रहे हैं कि बायोरेमिडिएशन की मदद से वो इजीली डिस्ट्रॉय हो गया या नहीं हो गया, ये हमें मतलब डिटरमाइन करने में मुश्किल होती है। क्या पता कि हम लोग समझ रहे हों कि बायोरेमिडिएशन हो गई है और उस इन्वायरमेंट के अंदर से जितनी भी कंटामिनेशन है खत्म हो चुकी है, लेकिन वहां पर अभी भी 40% या 60% कंटेंट्स मौजूद हों कंटेमिनेंट्स के। तो इसे हम लोग इस मतलब बायोरेमिडिएशन से हमें ये नहीं पता चलता कि टोटली उसकी डिस्ट्रॉय हो गया कंटेमिनेंट या उसकी अभी भी कुछ मिकदार मौजूद है इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद हाईली क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैव वेरी लो बायोडिग्रेडेबिलिटी। मतलब जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैं उनकी बायो डिग्रेडेबिलिटी बहुत लो होती है। उफक आप जरा क्वेश्चन नोट कर लो, मैं बाद में मतलब पूछता हूँ आपसे कौन सा क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगर हम लोग देखें, सम कंपाउंड्स में भी ब्रोकन डाउन इनटू मोर टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जब उनकी बायोरेमिडिएशन करवाई जाती है, जैसे कि उन कंपाउंड का उसने जिक्र किया है, ट्राइवेनाइल क्लोराइड्स हो गए या पीएएच जो हैं ये सारे पेट्रोलियम के हाइड्राइड्स हैं। तो ये जितने भी पेट्रोलियम के हाइड्राइड्स हैं ये इतनी जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होते और कुछ कंडीशन में ये इन्हें हम लोग करवाना चाह रहे होते हैं कि ये बायोडिग्रेड हो जाएं, बायोरेमिडिएशन परफॉर्म हो जाए, लेकिन और ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बजाय ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के ये मोर टॉक्सिक कंडीशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और लास्ट पे लिखा हुआ है जी, दी biological technologies are sensitive to certain soil parameters। मतलब ये जी बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं ये सेंसिटिव होती हैं सर्टेन बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिहाज से। ये नहीं है जी कि हर एक के लिए एक ही हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हर कंटेमिनेंट के लिहाज से टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी। हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस पढ़े, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दूसरा ये इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड चंद एक इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट को ट्रीट नहीं कर पाते और चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट नहीं कर पाते। हमें ये डिफिकल्ट होता है कि कौन सा कंटेमिनेंट इन्वायरमेंट से ख़त्म हो चुका है, ये हमें ढूंढना या ये फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, ये जो हाईली क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी लो होती है। चौथे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा जी कि ये सम कंपाउंड्स में भी ब्रोकन डाउन, कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो मोर टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। हम लोग चाह रहे होते हैं कि वो टॉक्सिसिटी को ख़त्म करें, हम उन्हें लेस टॉक्सिक में करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मोर टॉक्सिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है, नुकसानदेह है हमारे लिए भी। उसके बाद ये जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो सर्टेन होते हैं और वो सर्टेन साल पैरामीटर्स पे ही रिएक्ट करते हैं। ये नहीं है कि हर पैरामीटर हर डिफरेंट चीज पे रिएक्ट करे। आज हमारा जो टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ बायोरेमिडिएशन, फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। मैं चलें आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद हिस्ट्री रह गया जी, हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ ही लें। हिस्ट्री ऑफ बायोरेमिडिएशन क्या है कि बहुत पहले से बायोरेमिडिएशन कैसे किसने स्टार्ट की, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो नहीं है ये, दरअसल एक पेट्रोलियम इंजीनियर था सेंटा मैरिया कैलिफोर्निया के अंदर। जॉर्ज एम रोबिन्सन इसका नाम है, जॉर्ज एम रोबिन्सन। सेंटा मैरिया कैलिफोर्निया के अंदर एक पेट्रोलियम इंजीनियर था। इसने क्या किया जी, कुछ डर्टी जार्स लिए, मतलब गंदगी से भरे कुछ इसने जार्स लिए थे और वहां पर इसने माइक्रोब्स की मदद से पोल्यूशन को खत्म किया। तो ये जो प्रोसेस है इसने 1960 के अंदर किया। हम लोग अगर जिक्र करें, ये नेचुरली अकरिंग बायोरेमिडिएशन हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज। बहुत पहले से नेचुरली अकरिंग बायोरेमिडिएशन यूज की जा रही है। दूसरा है जी, बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज रिपोर्टेडली इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एम रॉबिन्सन। ये एमसीक्यूज आ जाता है जी कि बायोरेमिडिएशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस साइंटिस्ट का नाम है, इस आदमी का नाम है जॉर्ज एम रॉबिन्सन। वो दरअसल एक पेट्रोलियम इंजीनियर था सेंटा मैरिया कैलिफोर्निया के अंदर।
और 1960 के अंदर उसने डर्टी जार्स के अंदर कुछ माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करवाए और उन माइक्रोब्स ने उन डर्टी जार्स के अंदर से कंटेमिनेंट्स को खत्म कर दिया। तो इससे ये इसकी हिस्ट्री है। लास्ट पे जी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके अंदर हम लोग जी ऐसी स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाएं जिनकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम वक्त में ज्यादा हो। दूसरा जी हम लोग इनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा और कंटेमिनेंट के साथ भी इंटरेक्शन ज्यादा हो। फ्यूचर के अंदर हम लोग ये स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद हम लोग फ्यूचर के अंदर जो पहले से मौजूद स्पीशीज हैं उनकी जेनेटिक कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर दें। उनकी जेनेटिक कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की वजह से उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उनका कल्चर अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग फ्यूचर के अंदर ये अगर चीजें करवाते हैं तो हम लोग बायोरेमिडिएशन इजीली करवा सकते हैं। दोबारा बताता हूँ कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि डेवलपमेंट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, हमारे मतलब की माइक्रोबियल पॉपुलेशन हम लोग डेवलप करें फ्यूचर के अंदर। अगर हम लोग और इनका इंटरेक्शन इनके नेचुरल इन्वायरमेंट के लिहाज से और कंटेमिनेंट के लिहाज से भी हमें मालूम होना चाहिए। इनकी जेनेटिक कैपेबिलिटीज भी हमें मालूम होना चाहिए जो इजीली कंटेमिनेंट को डिग्रेड कर सकें। और दूसरा हम लोग वक्त के लिहाज से इनकी जेनेटिक कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते जाएं। तो ये हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं बायोरेमिडिएशन के। चले मैं देखता हूँ किस किस को क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।